हेलो दोस्तों, इस वीडियो का नाम है हाउ टू सेव स्टडी इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हमारी जो पढ़ाई है वो हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको एक केस स्टडी बताने वाला हूँ और कुछ सीक्रेट्स बोलने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ में, आपकी एजुकेशन लाइफ में बहुत ही इम्प्रूवमेंट होने वाली है। क्यों ऐसा होता है कि स्कॉलर स्टूडेंट्स के दिमाग में पढ़ाई अच्छी तरह से रह जाती है, फिर वो एग्ज़ाम में याद करके उसे बहुत ही आसानी से लिखते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं। और क्यों एवरेज स्टूडेंट्स उस ही स्टडी को याद नहीं रख सकते हैं और एग्ज़ाम में भूल जाते हैं और कम मार्क्स लाते हैं। अगर आप टीचर हो या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ओनर हो तो ये वीडियो आपकी ज़रूर मदद करने वाला है। कोई भी चैप्टर अगर आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना है तो हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो दो कंसेप्ट्स का यूज़ करते थे तो आप भी उन दो कंसेप्ट्स का यूज़ आसानी से कर सकते हो, क्योंकि वो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आपके बच्चों के 8, 10, 15, 18 या 20% बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हो। वो दो कंसेप्ट है, फर्स्ट जो मैंने लंदन में सीखी थी उसका नाम है बड़ी कंसेप्ट एंड सेकेंड एडगर डेल कोन ऑफ लर्निंग। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक 9th इंग्लिश मीडियम की 30 स्टूडेंट्स की पूरी बैच को एडॉप्ट किया था और मैंने उन सब के लास्ट ईयर से किसी के 8 से किसी के 10, 15, 18, 20, 25, 30% बढ़ाए थे, बहुत ही आसानी से बढ़ाए थे। तो ये प्रोसेस कैसे शुरू हो गई? पहले मैंने क्या किया था, उन 30 में से मैंने 10 स्कॉलर स्टूडेंट्स को ग्रुप लीडर बनाया, उनको ग्रुप लीडर का स्पेशल ट्रेनिंग दिया। उसके 15 पॉइंट्स जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो आप लिख सकते हो और आप उसका यूज़ करके बच्चों के आसानी से परसेंटेज बढ़ा सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ये था, मैंने उन्हें साइंस के 2 टफ लेसन्स, अलजेब्रा के 2 टफ लेसन्स और ज्योमेट्री के 2 टफ लेसन्स को थरोली प्रिपेयर करने के लिए बोला था। किनको? 10 ग्रुप लीडर को। थरोली मतलब उन्हें उस संडे को, जब भी हम मिलने वाले थे उस संडे को एज ए टीचर साइंस 2 के 2 लेसन्स, अलजेब्रा के 2 लेसन्स और ज्योमेट्री के 2 लेसन्स उन ग्रुप लीडर्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को सिखाने थे, पढ़ाने थे। एक ग्रुप लीडर के सामने 2 ग्रुप मेंबर्स थे, ऐसे 10 ग्रुप्स थे। वहाँ पर 10 ग्रुप लीडर्स और 20 ग्रुप मेंबर्स थे। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। उन सभी ग्रुप लीडर्स को हर पैराग्राफ के लिए लाइव एग्जाम्पल्स ढूंढने थे और उन्हें सिखाने थे। सो साइंस 2 के जो 2 चैप्टर्स थे तो हर एक चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ होता है, तो वो पैराग्राफ उन्हें पढ़ाना था। तो उसके लिए लाइव एग्जाम्पल्स ढूंढने थे, वो पढ़ाने थे। फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ, उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स उन्हें बोलने थे। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, उन्हें उन 2 लेसन्स के हर सेंटेंस को वहाँ पर रीड करना था। फोर्थ पॉइंट, उस सेंटेंस को, उस पैराग्राफ को, मतलब उन सेंटेंस को, उन पैराग्राफ को उन्हें इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में उनके ग्रुप मेंबर्स के सामने एक्सप्लेन करना था। फिफ्थ पॉइंट, एक्सप्लेन करने के बाद 2 ग्रुप मेंबर्स को जितना समझ में आया है उतना उन्हें ग्रुप लीडर को 2 बार एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था। सो वंस टीचिंग इज़ ट्वाइस लर्निंग, वो हो गया। और उसके बाद ये होता है कि कम्युनिकेशन, मतलब मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप उसके बाद आपको जितना भी समझा है अगर आप मुझे वो बोल रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। यहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन है, तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो। पॉइंट नंबर 6, इससे उस ग्रुप लीडर को ये समझ में आता था कि उस ग्रुप लीडर ने जितना भी सिखाया है उसमें से उन ग्रुप मेंबर्स को 100% समझा है कि नहीं समझा है। अगर समझा है तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। 7 पॉइंट, फिर उस दौरान उन ग्रुप लीडर्स को पेशेंस रखने के लिए बोला था, क्योंकि अगर ग्रुप लीडर्स को गुस्सा आता था कि मैं इतनी बार समझा रहा हूँ और इन्हें ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ग्रुप लीडर्स को पेशेंस रखने के लिए और अच्छे से सिखाने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए, इजी वर्ड्स में सिखाने के लिए उन्हें बोला गया था। अब दोस्तों ने दोस्तों को जो पढ़ाया था उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल 95% से बहुत ही ज़्यादा थी।
क्योंकि सभी लोग जो थे, सभी स्टूडेंट जो थे वो एक ही ग्रुप के थे। फिर पॉइंट नंबर 8, फिर उन 2 लेसन्स के आंसर हर एक स्टूडेंट ने 5 या 6 बार बिना देखे बोले और बिना 1-2 बार बिना देखे लिखे भी थे। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। इसमें सभी बच्चों ने आंसर्स याद रखने के लिए मस्त मस्त ट्रिक्स खोजे थे। फिर उन सभी ट्रिक्स को सबके सामने उन्होंने प्रेजेंट भी किया था। पॉइंट नंबर 10, फिर उस साइंस 2 के 2 लेसन के हर एक ग्रुप ने अपने अपने अलग क्वेश्चन पेपर भी सेट किए थे। पॉइंट नंबर 11, उन्होंने दूसरे ग्रुप्स ने जो क्वेश्चन पेपर बनाए थे वो वहाँ पर सॉल्व किए थे। मतलब मेरा ग्रुप है, मेरे ग्रुप का पेपर वहाँ पे जाएगा और वो सॉल्व करेंगे, उनके ग्रुप का पेपर मेरे पास आएगा और हम तीनों मिलकर सॉल्व करेंगे। दूसरे ग्रुप ने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे वो चेक भी किए थे, तो हमारा जो ग्रुप है वो उन्हें मार्क्स भी देने वाला है। फिर पॉइंट नंबर 12, उस दिन हम सब ने साथ में 2 ब्रेकफास्ट किए थे, लंच किया था, डिनर भी किया था। और हाँ, ये सब होने के बाद हम सभी लोग आइसक्रीम खाने के लिए गए थे। फिर पॉइंट नंबर 13, मुझे आपसे यही कहना है कि पहले क्लासरूम में टीचर्स ने ये लेसन्स पढ़ाए थे, उसके बाद हमने ये एक्टिविटी की थी। फिर ये एक्टिविटी होने के बाद उन सभी लेसन्स की हमने एग्ज़ाम तक फिर 2 बार रिवीजन भी की थी। पॉइंट नंबर 14, तो ये हो गया था कि पहले टीचर ने पढ़ाया था, फिर हमने संडे को ऐसे रिवीजन भी की थी, फिर स्कूल के एग्ज़ाम तक 2 बार रिवीजन भी की थी। तो ये सभी लेसन्स, जो अलजेब्रा के 2 लेसन्स, ज्योमेट्री के 2, साइंस 2 के 2 लेसन, ये सभी लेसन्स उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गए थे। पॉइंट नंबर 15, ग्रुप लीडर्स का यहाँ पे ये कहना है कि हमने वहाँ पे दिल से पढ़ाया था। वैसे ही लेसन्स में जो पैराग्राफ होते हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, आंसर्स को भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, उनसे बाय हार्ट करवा के लिया था। आंसर्स को याद रखने के लिए हमने ट्रिक्स भी खोजी थी। वैसे ही अलजेब्रा और ज्योमेट्री के हर एक सम को एज अ टीचर बहुत ही इजी तरीके से वहाँ पे ग्रुप लीडर्स ने एक्सप्लेन भी किया था। तो उनका यही कहना है कि उन लेसन्स की हमारे जो रिवीजन, मतलब ग्रुप लीडर्स की भी जो रिवीजन तब हुई थी, तो हम उनको उस रिवीजन को या उन लेसन्स को अगले 3 या 4 साल तक डेफिनेटली भूलने वाले नहीं हैं। उस बैच की मैंने सभी लेसन्स को टीचर्स ने जो पढ़ाने के बाद उस तरह जो रिवीजन ली थी उसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट थी और सभी डिस्कस करते थे, सभी प्रेजेंटेशन भी करते थे। बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे थे कि वहाँ पे लेसन पढ़ने के बाद वो पूरा का पूरा लेसन वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी करते थे। अब मुझे आपसे यही कहना है कि अगर इस तरह से एज ए टीचर आपको पढ़ाई करवानी है तो ये स्टडी टेक्निक ईजी है, कहो तो ये थोड़ी टफ़ है, टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे लिए ये करवाना ईजी था क्योंकि मेरे पास एक रीज़न था, जो था बच्चों के परसेंटेज बढ़ाने का। अगर आपके पास रीज़न्स है कि इसके लिए बहुत टाइम जाएगा, इसके लिए बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो इतना काम हम नहीं कर सकते हैं। अगर ये आपके पास रीज़न है, तो अगर आपके पास ये सभी रीज़न्स है तो आपके लिए ये टफ़ है, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अच्छे रिज़ल्ट तो आने ही वाले थे क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी, बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, तो बच्चों के 8 से 10 से 15, 18, 20, 22% भी बढ़े हैं, बहुत ही आसानी से बढ़े थे। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, उसका नाम था बड़ी कंसेप्ट। इसके बारे में मैंने लंदन में सीखा था और लंदन में सभी स्कूलों में ऐसे ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे वो सिखाते हैं। वैसे ही यूएस में मेरी लड़की पढ़ रही है, वो जब भी उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, फिर वो फिज़िक्स जूनियर्स को इसी तरह से पढ़ाती है। तो ये बड़ी कंसेप्ट हो गई। आइए अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, उसका नाम है एडगर डेल कोन ऑफ लर्निंग। इस फोटो में जो एडगर डेल है वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। हॅलो एव्हरीवन, आज आपण जी कन्सेप्ट बघणार आहोत तिचं नाव आहे अमेरिकन एज्युकेशन रिव्हॉल्युशन बाय ब्रेन सायंटिस्ट। म्हणजेच अमेरिकेतल्या ब्रेन सायंटिस्टने तिथल्या एज्युकेशन किंवा शैक्षणिक जीवनामध्ये जे काही रिव्हॉल्युशन केलं आहे त्याविषयी आपण आज बघणार आहोत। 1990 मध्ये अमेरिकेतील लोकांनी एक चळवळ सुरू केली होती।
कारण अमेरिकन नागरिकांना नोकऱ्या हव्या होत्या. ही चळवळ खूप मोठी होती, कारण त्यावेळी त्या ठिकाणी फक्त परदेशी नागरिकांना जॉब मिळत होते आणि अमेरिकन लोकांना जॉब मिळत नव्हते. 1940 ते 1990 या 50 वर्षांच्या कालावधीमध्ये अमेरिकेमध्ये जगभरातून लाखो टॅलेंटेड लोकांना आणलं गेलं आणि एका विशिष्ट कालावधीनंतर त्यांना सिटिझनशिप म्हणजेच नागरिकत्व दिले गेले. मग या मुद्द्यावर अमेरिकेमध्ये चर्चा झाली आणि तेव्हा असे दिसून आले की अमेरिकेने बाहेरच्या जगातील बऱ्याच टॅलेंटेड लोकांना जॉब दिला आहे, त्यांना नागरिकत्व दिले आहे आणि या टॅलेंटेड लोकांमुळेच आज अमेरिका महासत्ता बनलेली आहे. मग यावर त्यांनी पुनर्विचार केला. जगातील एवढे टॅलेंटेड लोक अमेरिकेमध्ये शिफ्ट झालेले आहेत, मग अमेरिकेमध्ये टॅलेंटेड लोक का नाही आहेत? आपल्याला बाहेरचे टॅलेंटेड लोक का लागतात? यावर एक कमिटी बसवली गेली, अहवाल सादर केले. 1940 ते 1990 या 50 वर्षांमध्ये शैक्षणिक परीक्षांच्या रिझल्टचा अभ्यास केला गेला. या 50 वर्षांमध्ये टॅलेंटेड लोक हे 3 प्रकारचे होते, ए, बी आणि सी. यात ए कॅटेगरीचे लोक कमी व बी आणि सी कॅटेगरीचे लोक जास्त होते. एक्सपर्ट कमिटीने जो अहवाल सादर केला त्याप्रमाणे या 50 वर्षात फक्त 2 ते 3% लोक अमेरिकन्स होते. एखाद्या व्यक्तीचा ब्रेन प्रगल्भ झाला तर आपण म्हणतो की ही व्यक्ती टॅलेंटेड आहे, म्हणजेच टॅलेंट हे ब्रेन सोबत रिलेटेड आहे. आणि अमेरिकेलाही हे जाणवलं की आपल्या एज्युकेशन सिस्टीममध्ये असे काहीच खास नाही आहे की ज्यामुळे असे लोक अमेरिकेमध्ये डेव्हलप होतील. यावर उपाय म्हणून अमेरिकेतील शैक्षणिक तज्ज्ञांनी ठरवलं की आपण ब्रेन सायंटिस्टची मदत घेऊया आणि एज्युकेशन सिस्टीममध्ये असा काही आमूलाग्र बदल घडवूया की ज्यामुळे नॉर्मल ब्रेनला आपण टॅलेंटेड करू शकतो. मग ब्रेन सायंटिस्टनी सध्याच्या एज्युकेशन टीचिंग एडचा अभ्यासामध्ये कसा वापर होतो किंवा एज्युकेशन सिस्टीम हे नक्की काय आहे याचा अभ्यास करायला सुरुवात केली आणि एक अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये लिहिलं होतं की मज्जातंतू म्हणजेच न्यूरॉन हा फक्त ऑडिओ आणि इमेज सेव्ह करतो. ब्रेनमध्ये मॅक्झिमम इन्फॉर्मेशन ही ऑडिओ आणि इमेज स्वरूपाची असते. आपल्या मेंदूला सर्व प्रकारची माहिती ही आपल्या 5 ज्ञानेंद्रियांद्वारे पोहोचवली जाते. मग ही 5 ज्ञानेंद्रिये कोणती? तर कान, नाक, डोळे, त्वचा आणि जीभ. यामध्ये 82% इन्फॉर्मेशन डोळ्यांनी तर 11% इन्फॉर्मेशन ही कानांनी जाते. म्हणजेच एकूण 93% इन्फॉर्मेशन ही केवळ डोळे आणि कानांद्वारे जाते. याचाच अर्थ असा की तुम्ही एखादा व्हिडिओ बघितला तर तो तुमच्या डोळ्यांमार्फत ब्रेनमधील न्यूरॉन्समध्ये म्हणजेच मज्जातंतूमध्ये जातो. जेव्हा तोच व्हिडिओ आपण परत परत पाहतो तेव्हा तो व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा त्याच न्यूरॉन्समध्ये म्हणजेच त्याच मज्जातंतूमध्ये जातो, म्हणजेच तो दुसऱ्या मज्जातंतूमध्ये साठवून ठेवला जात नाही. वारंवार पाहिलेला व्हिडिओ एकाच मज्जातंतूमध्ये जेव्हा वारंवार जातो तेव्हा त्या मज्जातंतूची एक गाठ बनते आणि तो व्हिडिओ लॉंग टर्म मेमरीमध्ये साठवला जातो. जेव्हा आपल्याला तो व्हिडिओ आठवायचा असतो तेव्हा ब्रेन तो व्हिडिओ त्या मज्जातंतूमधून काढून बंद डोळ्यांसमोर ठेवतो, म्हणजेच आपण डोळे बंद करून तो व्हिडिओ सहज पाहू शकतो. जर त्यावर उत्तर लिहायचं असेल तर मेंदू त्यातील माहिती हाताला सांगतो आणि हात लिहितो. तसेच त्यावर काही बोलायचे असेल तर मेंदू त्यातील माहिती मज्जातंतूंमधून घेऊन तोंडाला सांगतो आणि तोंड ते बोलते. होम रिवाइजमध्ये हाय क्वालिटी ॲनिमेशनच्या जोडीला प्रोफेशनल आवाज असल्याने अभ्यासाचा कंटाळा आला असताना सुद्धा एखादा पॅरेग्राफ किंवा एखादा धडा 4 ते 5 वेळा ऑडिओ व्हिज्युअल स्वरूपात पाहिल्याने ऑटोमॅटिकली आपल्या ब्रेनमध्ये दीर्घकाळासाठी साठवला जातो. अभ्यासाचा कंटाळा आला असतानाही आणि अभ्यास करण्याची इच्छा नसतानाही अभ्यास ऑटोमॅटिकली सेव्ह करण्याची ही ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे. तुम्ही एखादा व्हिडिओ 4 ते 5 वेळा पाहिला आणि लक्षात ठेवायचे नाही असे जरी ठरवले तरीही तो व्हिडिओ तुमच्या स्मरणात राहणारच. आज अमेरिका, युरोप आणि इतर प्रगल्भ देशातील प्रत्येक शाळा आणि प्रत्येक विद्यार्थी ऑडिओ व्हिज्युअल ॲनिमेशनचा अभ्यासात वापर करतात, कारण ब्रेन सायंटिस्टच्या रिसर्चप्रमाणे ब्रेन हा जास्तीत जास्त ऑडिओ आणि व्हिज्युअल माहिती साठवून ठेवण्यासाठीच बनलेला आहे. भारतामध्येही सर्व टॉपच्या शाळा ऑडिओ व्हिज्युअल ॲनिमेशन स्टडी पॅटर्नचा वापर करतात. होम रिवाइज कंपनी अस्तित्वात येण्याचा
म्हणजे सुरू करण्याचा मूळ उद्देशच हा आहे की विद्यार्थ्यांचा अभ्यास सोपा करून त्यांना अभ्यासात आवड निर्माण करणे, जेणेकरून विद्यार्थी आनंदाने अभ्यास करतील आणि तो अभ्यास त्यांच्या दीर्घकाळासाठी सहज लक्षात राहील. आता मी तुम्हाला एक पॅराग्राफ दाखवणार आहे. तो तुम्ही वाचून घ्या आणि मी तुम्हाला त्या पॅराग्राफची ॲनिमेशनमधील ॲक्च्युअल फाईल कशी आहे ते दाखवणार आहे. ती बघितल्यावर तुम्हाला कळेल की अशी अनेक वाक्य पुस्तकांमध्ये असतात जी आपण लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. पण ही सर्व वाक्य जर ऑडिओ व्हिज्युअलमध्ये म्हणजेच ॲनिमेशन स्वरूपात असतील तर ती चांगल्या स्वरूपात लक्षात राहतात. त्यामुळेच आपला जो काही अभ्यासक्रम आहे तो आपण होम रिवाईजमध्ये ॲनिमेशनच्या स्वरूपात तयार करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही होम रिवाईजचा अभ्यासक्रम जेवढा जास्त रिपीटेडली बघाल आणि जरी तुम्हाला कंटाळा आला असेल तरीही तो अभ्यासक्रम तुमच्या लॉंग टर्म मेमरीमध्ये ऑटोमॅटिकली राहणार आहे आणि हीच खासियत आहे ऑडिओ व्हिज्युअल स्वरूपातल्या अभ्यासक्रमाची. थँक्यू व्हेरी मच. ये जो मूवी क्लिप आपने देखी है तो उसमें से आपको जितना भी याद है उसकी परसेंटेज लेवल डेफिनेटली ज़्यादा है. ये सब इसलिए है कि ये ऑडियो विजुअल में है, एनिमेशन में है, मोस्टली ये ऑडियो विजुअल में है, इसलिए हमारे दिमाग में ये ज़्यादा परसेंटेज में स्टोर होता है. अगर आपको पढ़ाई में एक्सलेंट रिजल्ट चाहिए तो आप 3 बातें फॉलो करो. फर्स्ट, ब्रेन में 82% इन्फॉर्मेशन अपनी आँखों के माध्यम से भेजी जाती है. 11% इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन में अभी स्टोर है वो अपने कानों के माध्यम से गई है और सिर्फ 7% जो नोज़, स्किन और टंग के माध्यम से गई है. इसका मतलब यही है कि ब्रेन में काले अक्षर के सेंटेंसेस सेव नहीं होते हैं, लेकिन हम पिक्चर्स या इमेजेस या वीडियोस जो देखते हैं वो ब्रेन में बहुत ही आसानी से सेव हो जाते हैं और याद भी रह जाते हैं. इसका मतलब ये है इमेज 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 जब इकट्ठा जुड़ जाते हैं तो वो बनती है वीडियो क्लिप और ये वीडियो क्लिप अपने ब्रेन में पिक्चर्स से ज़्यादा बहुत ही आसानी से सेव हो जाती है. और वो भी जो सेव होने के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में आसानी से बस जाती है. हमारे पूरे ब्रेन में जितने भी इंफॉर्मेशन है उसमें से 82% इंफॉर्मेशन पिक्चर या इमेज फॉर्म में है या वीडियो क्लिप के फॉर्म में है. इसलिए हम कभी भी आंखें बंद करके उससे देख सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं. फिर 11% इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जितनी भी है वो ऑडियो के स्वरूप में है. हम गाने बहुत बार सुनते हैं और सुन कर उन्हें अच्छी तरह से अपने ब्रेन में सेव करते हैं, मतलब हम याद रखते हैं. इसके लिए हमें वो गाने बाहर नहीं करने पड़ते हैं. आप घर पे हो और आप ग्रुप डिस्कस कर रहे हो, आप आपके मम्मी पापा के साथ हो और आपको स्कूल में जितना भी पढ़ाया है तो अगर वो आप आपके मम्मी पापा के साथ डिस्कस करते हो या आपके फ्रेंड से डिस्कस करते हो, ये ग्रुप डिस्कशन में होता है. और एज पर एडगर डेल इन्होंने क्या बोला है, कौन ऑफ लर्निंग में क्या बोला है कि ग्रुप डिस्कशन में आप जितना भी डिस्कस करते हो तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा सेव होता है. फिर आप उसके ऊपर उस चैप्टर के ऊपर एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाते हो या पीपीटी बनाते हो तो आपने जितना भी अंडरस्टैंड किया है तो उसे एज अ टीचर आपने अगर पढ़ाया है घर वालों को या दोस्तों को, दैट इज़ कॉल्ड एज इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन. फिर डेफिनेटली मेरी ये गारंटी है कि आप बन जाओगे स्कॉलर स्टूडेंट, क्योंकि ये पढ़ाने के बाद वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में आसानी से बस जाएगी. सो आपने ये वीडियो देखा है, आप बीच में इसे पॉज करके भी डिस्कस कर सकते हो, चाहे तो इसे 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार देखो. लेकिन आप एक्चुअली आपने जो इस वीडियो से सीखा है वो उसे आपके लाइफ में, एजुकेशन लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो इसके ऊपर डिस्कस करो, सोचो, लिखो और इम्प्लीमेंट करो और आपको डेफिनेटली बेनिफिट हो जाएगा. क्योंकि मेरे लिए रीज़न था कि मुझे बच्चों के परसेंटेज बढ़ाने थे. अगर आपके लिए भी उतना स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आपको एज अ पेरेंट्स हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूट के टीचर हो या ओनर हो और आपको बच्चों के परसेंट बढ़ाने ही है तो एक दिन में आप 5 या 6 लेसन की ज़बरदस्त रिवीजन करवा सकते हो और आपके बच्चों के परसेंटेज बढ़ा सकते हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि हमारे आने वाले सभी नए नए वीडियोस आपको बहुत ही आसानी से मिलते रहेंगे. और आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो एजुकेशनल रिलेटेड तो आप हमें 8080972972
इस नंबर पर कांटेक्ट करो, हम आपको मदद करने के लिए कभी भी तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।